हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि आपका कैट का एग्ज़ाम आने वाला है विंटर सेशन में ही। और हम नॉलेजिस्ट आपके लिए इस एग्ज़ाम्स के व्यू पॉइंट से एक स्टैटिस्टिक्स के क्लासेस को स्टार्ट किया था हमने। तो ये क्लासेस हमारी क्या है, काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं और इसमें क्या है, डेली बेसिस पर 1 आवर में मैं आपको इसका सिलेबस करवाती हूँ। और एक एक टॉपिक के एंड पर क्या है, हम उसके PYQ और जो खुद से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं मैं वो भी आपको करवा रही हूँ। तो ये क्लास आज की हमारी 26th क्लास है और हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का चैप्टर या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है आपका, ये आपकी लास्ट 2 क्लासेस से चल रहा है। तो थ्योरी के कंसेप्ट करवाए थे मैंने, इसको आपको इंट्रोडक्शन, फैक्टोरियल का मीनिंग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, इवेंट्स की टाइप्स हो गई थी, देन मैथमेटिकल रिलेशन हो गया था, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गई थी, एग्जांपल्स 1 2 3। लेट मी चेक कौन कौन सी हो गई है। फोर्थ एग्जाम्पल हो गई थी, फिफ्थ हो गई थी आपकी। और यहां से हमने एडिशन थ्योरम से स्टार्ट करना था। एडिशन थ्योरम मैंने आपको करवा दी थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आज हम करेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले मैं आपको मीनिंग लिखवा देती हूँ, आप यहाँ पर लिख लीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग। हाँ जी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग देखिए। तो कह रहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं CP लिख रही हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डन, शॉर्ट फॉर्म देखिएगा। तो कह रहे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मीन्स द प्रोबेबिलिटी of an event A occurring given that another event B has already occurred। आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझा देती हूँ आपको। हाँ जी बच्चे, लिख लिया आप सभी ने, जहां जहां मैंने जितना लिखवाया है। अब इसका मीनिंग देखिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कह रहे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। इवेंट ए मतलब ए कोई पर्टिकुलर चीज, जैसे कि हेड आने के चांसेस। तो कह रहे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट ए आएगा, अकरिंग आएगा, गिवन दैट अनदर इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। और जो इवेंट बी है वो आपका हो चुका है, ठीक है। जो तो जैसे कि एक इवेंट अकर हो चुका है, बारिश हो चुकी है, उसके बाद बारिश के बाद बादल ही छाए रहेंगे कि धूप निकलेगी। तो कह रहे कि एक इवेंट आपका हो चुका है और उसके होने के बाद क्या है, जो दूसरा इवेंट है, जैसे कि बारिश हो चुकी है डेट इज इवेंट बी, और बारिश होने के बाद धूप निकल आएगी या फिर मौसम साफ हो जाएगा, इस चीज के होने के क्या चांसेस है। तो कह रहे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें एक इवेंट के होने के चांसेस बताती है जिसमें आपका पहले से ही एक इवेंट अकर हो चुका होता है, ठीक है। It helps us find out how likely an event is when we already know the some conditions or event has happened। तो कह रहे कि ये हमें बताता है कि कैसे एक जो इवेंट है वो होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या है, पहले से कोई कंडीशन या फिर पता होता है कि एक और अनदर इवेंट हैपन हो चुका है। डन। तो इसका अगर फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
तो यहाँ पर देखिए हर एक चीज का मीनिंग क्या है। प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट जस्ट वेट अ मिनट, आपके पेन कहाँ गया? लिखिए बच्चे साथ साथ में, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इवेंट्स ए एंड बी अक्कर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए और बी दोनों जो इवेंट्स है वो हो जाएंगे, और क्या है ये जो बी है नीचे वाले, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी अकर्स। क्या प्रोबेबिलिटी है बी के होने के, और ए स्लैश बी जो ये इसका नहीं है, ये इसका मीनिंग है, और बी का आ गया, देन इसका लिखिए। देखिए प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी का मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए अकर होगा, ठीक है, अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी। ए के होने की चांसेस क्या है जहां पर बी आपका पहले ही हो चुका है, तो ये हो गया इसका मतलब। और इसका मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों इवेंट्स अकर हो जाएंगे, और यह है कि प्रोबेबिलिटी कि बी इवेंट अकर होगा। तो इस तरीके से क्या है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है, आपको ये करना पड़ेगा। इसकी एक एग्जांपल देखिए, यहीं पर मैं बता देती हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का जो बंडल होता है वहां से आपने क्या है एक बंडल निकाला। क्या है आपके पास प्रोबेबिलिटी, ए और बी आपको दो सिचुएशंस दिए, इवेंट्स दिए हैं। ए इवेंट क्या कहता है आपका, कलर चेंज करती हूँ आपको पता लगे, एग्जांपल है ए इवेंट दैट द कार्ड इज एन एस। ए इवेंट कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड उसने निकाला वो एस होगा। बी कहता है इवेंट दैट द कार्ड इज रेड। पहले तो उन्होंने कहा है कि एस के वो जो आपने वहां से एक कार्ड निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक कार्ड एस होगा। फिर कहता है कि एस के साथ साथ वो एस वाला कार्ड रेड होगा, तो डेट मीन्स पहले बी चीज अकर होगी तभी क्या है आपकी ए चीज आएगी। तो यहां पर हमने फॉर्मूला लगा देना सिंपल, और ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एंड रेड भी हो और एस भी हो, तो रेड और एस डेट मीन्स ये यहां पर आ जाएगा। वो कितनी प्रोबेबिलिटी है आपकी 2/52, तो वो हो गया डिवाइडेड विद बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 26 कार्ड्स होते हैं हमारे ब्लैक, सॉरी रेड होते हैं, और 26 हमारे ब्लैक होते हैं। तो नीचे मेरा क्या आ जाएगा, इसकी ना टैब का थोड़ा सा मुझे सेट करने दीजिए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा आपका, वो कार्ड क्या है रेड हो, तो डेट इज 26/52। तो 26/52 और क्या है 2/26, तो ये 52 से कट जाएगा, डेट इज 2/26 कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो 1/13 चांसेस है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पहले एक बी इवेंट अकर होगा और उसमें देखा जाएगा कि ए इवेंट हो सकता है कि नहीं। तो क्लियर यहाँ से आपको
एक बार इसको देख लीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज यू कैन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। हाँ जी बच्चे, डन। ओके, तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर वही सेम चीज आ गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिवाइज कर लेंगे यहाँ से। तो कह रहे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी, इवेंट ए के होने के चांसेस बताया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जो इवेंट बी है वो पहले से हो चुका होगा। डन। तो a स्लैश बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जहां पर बी आपका हो चुका है, b स्लैश ए का मतलब है कि बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जहां पर ए हो चुका है। डन। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ए के होने के चांस बी के ऊपर नहीं पड़ रहा, बी के आने के चांस ए के ऊपर नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, ये क्या है, बी के बराबर आ जाएगा। दिस मीन्स आउटकम ऑफ एन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर इफ दे आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पर आपको ए का आउटकम जो है ए के आने का या बी के आने का, इसका असर क्या है, दूसरे के ऊपर नहीं पड़ रहा, और दूसरे का असर पहले के ऊपर नहीं पड़ रहा। ठीक है। अब बारिश का बारिश अपने हिसाब से होगी क्योंकि बादल थे, ठीक है, बादल छाए हुए थे तो बारिश होगी। तो बारिश का होने का और उसके बाद साफ मौसम होने के, इन दोनों का आपस में कोई असर नहीं है। ये थोड़ा कि जहां पर साफ बाद में साफ मौसम हो जाता है तब बारिश होती है, अगर बाद में साफ मौसम ना हो फिर से बादल छाए रहे तो बारिश ही नहीं होती। डेट मीन्स दोनों चीजें आपस में इंडिपेंडेंट है, बारिश का होना और बाद में बादल का साफ हो जाना, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। देन उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मैं आपको नेक्स्ट करवाती हूँ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। चलिए लिखिए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के बारे में। It helps us find the probability that two or more events occur together। ये हमें बताता है कि दो या दो से ज्यादा इवेंट साथ में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, उसकी प्रोबेबिलिटी। और ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। इस तरीके से आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको आपको समझाती हूँ। ये जो है वर्ड्स, ये इन दोनों चीजों का क्या मतलब होता है। प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट बोथ इवेंट्स ए एंड बी अकर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों इवेंट्स क्या है, साथ में हो सकते हैं। ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी है ए के होने के अकेले के, और ये प्रोबेबिलिटी है बी के होने के अकेले की। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका
क्या प्रोबेबिलिटी है बी के होने के, बी के अकर होने के प्रोबेबिलिटी, जब क्या है ए जो है ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। और वही सेम चीज, क्या प्रोबेबिलिटी है आपके ए के होने की जब आपका जो बी इवेंट है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? चलिए इसको देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एक बार देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं इसको दोबारा से समझा देती हूँ। ओके, वही सेम चीज कह रही है इन्होंने। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, ए और बी दो इवेंट्स है आपके सैंपल स्पेस एस के, और ये किसी भी एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़े हो सकते हैं। तो कह रहे कि प्रोबेबिलिटी क्या है दोनों के साथ में होने के, जब आपको ए और बी दोनों दिया गया है। तो वही सेम चीज है, उस तरीके से लिख दो या इस तरीके से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों के ऊपर। अब उसके बाद आता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। तो कह रहे जैसे मेरे पास दो इवेंट्स हैं, ए इवेंट और बी इवेंट, कह रहे कि ये इंडिपेंडेंट तब कहे जाएंगे जब क्या है एक का जो अकर होने का, एक के अकर होने पर दूसरे के नॉन अकरेंस या अकरेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बारिश का होने का असर, ठीक है, बादल के ऊपर नहीं पड़ रहा था। बारिश इसलिए हुई क्योंकि क्या है आपके जो बादल थे वो भरे हुए थे, बाद में साफ मौसम हो गया, कोई असर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है ए और बी दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, हेड और टेल्स दोनों अलग अलग हैं। अगर हेड आता है तो बी के आने के ऊपर चांसेस क्या है, कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर बी होता है तो हेड के आने के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, जहां पर वो अपने डिपेंडेंसी या फिर अपनी मर्जी से वो चीज हो रही है, उसके ऊपर किसी का जोर दबाव प्रेशर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स विल बी रेड और पिक्चर कार्ड। तो कह रहे कि वो रेड भी हो और क्या है पिक्चर कार्ड भी हो। तो जैसे ए क्या है रेड कार्ड आने के चांसेस है और बी क्या है पिक्चर कार्ड आने के चांसेस हैं। तो रेड तो मेरे पास 26 होते हैं, तो 26/52 डेट इज 1/2, और वो पिक्चर कार्ड हो तो वो टोटल हमारे पास पिक्चर कार्ड क्या होते हैं, वो 4 तरह के होते हैं, एस, स्पेड, किंग और क्वीन। ये जो 4 शक्लें होती हैं, ये भी 4 होते, ये भी 4 होते, ये भी 4 होते और ये भी 4 होते। 2 ये रेड रहेंगे, 2 ये ब्लैक, 2 ये रेड, 2 ये ब्लैक, इस तरीके से होता है। तो टोटल ये कितने हो गए हमारे पास 12, तो ये 12/52, ये आगे 3/3, 3/13। तो कह रहे कि अब ये अलग अलग तो दोनों का निकाल दिया, लेकिन क्या है अगर हम देखें कि देर आर 6 रेड कार्ड्स विच आर पिक्चर कार्ड्स, हमारे पास 6 कार्ड ऐसे होते हैं जो आपके पिक्चर कार्ड्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की टोटल आ गई 6। तो यहां पर आप इसको सॉल्व कर देंगे, 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 6/52, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8/13 आ जाएगा। हाँ जी बच्चे, क्लियर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कर लिया हमने, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कर ली। अब उसके बाद आइए रैंडम वेरिएबल किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, रैंडम वेरिएबल हम करेंगे। तो यहां पर क्या कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो कह रहे कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन होता है दैट एसोसिएट्स अ रियल नंबर विद ईच एलिमेंट। और यहां पर आप क्या करते हो, एक रियल नंबर को क्या है, हर एक रियल नंबर को ईच एलिमेंट दे देते हो, एसोसिएट कर देते हो हमारे सैंपल की स्पेस में। ठीक है, जैसे मैंने किसी को 1 दे दिया, किसी को 2 दे दिया, किसी को 3 दे दिया, रैंडमली ऐसे कोई भी वेरिएबल आपने दे दिया है। ठीक है, कह रहे इन अदर वर्ड्स अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, या फिर ये आप कह सकते हैं कि जो रैंडम वेरिएबल होता है ये हमारा एक फंक्शन होता है, एक काम होता है। चलो करें इसको। तो कह रहे कि जैसे कि देखिए कि जो एस है आपका, ये क्या है आपकी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का क्या मतलब बताया था मैंने कि कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने कहा
कि आपने 2 डाइस को साथ में उछाला, ठीक है, थ्रोन किया, तो आपके पास क्या क्या चीजें आ सकती है, जैसे एक में एक आया, दूसरे में एक आया, एक में एक आया, दूसरे में 2 आया, तो टोटल 36 तरह के जो आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, देन 2 1 2 2 2 3, इस तरीके से जितने भी बनेंगे इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो कह रहे कि यहाँ पर जो आपका एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट का, अंडर द कंसिडरेशन आर, आर इज अ रियल नंबर लाइन, और आपको क्या है, एक आर का मतलब होता है रियल नंबर आपको कोई असाइन किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कह रहे कंसिडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपने रैंडमली कोई भी एक्सपेरिमेंट कर दिया, आपने 2 कॉइन्स को 2 टाइम्स उछाला है, टॉसिंग अ कॉइन, सॉरी एक कॉइन है आपका अ कॉइन, इसको 2 बार उछाला, एंड ऑब्जर्विंग द रिजल्ट अ हेड और टेल्स फॉर ईच टॉस, और ऑब्जर्व करो कि दोनों बार जब भी आपने टॉस किया तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है, हेड आता है कि टेल्स आता है, कि हेड टेल्स क्या आ सकता है। मैंने पहली बार उछाला तो हेड आ सकता है, मैंने दूसरी बार उछाला तो टेल्स आ सकता है, मतलब यही आएंगे, 2 ही सेट्स होते हैं इसके। तो कह रहे लेट एक्स डिनोट द टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इन द 2 टॉसेस ऑफ द कॉइन, तो इसमें एक्स आपने क्या डिनोट कर दिया, नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे, जैसे कि अगर आपने 2 बार उछाला, दोनों टाइम हेड्स आ गए तो इसको आपने 2 दे दिया, और अगर दोनों बार क्या है टेल्स आ गया तो इसको आपने क्या दे दिया, 2 दे दिया। एक बार हेड आ गया, एक बार टेल्स आ गया तो इसको 1 1। तो ये जो आप रैंडम नंबर्स असाइन करते हैं इसी को हाँ आप रैंडम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। हाँ जी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब, if a random variable takes a finite number of countable infinite number of possibilities, it is called random variables। जो भी आपका जो रैंडम वेरिएबल आप किसी को असाइन करते हैं, अगर आप उसको गिन सकते हो, ठीक है, फाइनाइट नंबर्स है, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट नंबर्स है, तो उसको आप वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कह देते हो, ठीक है। जैसे किसी की एज आप सालों में गिन सकते हैं, एक बंदा क्लिनिक में कितनी बार आता है, 5 बार, 10 बार, 7 बार, 20 बार, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट साल में कितने हुए इसको आप गिन सकते हो, तो इसको आप कहते हो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। जैसे एज आगे 47, नंबर ऑफ अराइवल से आगे आपके 21, एक्सीडेंट्स कितने हुए एक साल में 200, तो जहां पर आप क्या है कोई जिन चीजों को आप गिन सकते हो तो उसको आप कहते हो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हाँ जी, यहां तक क्लियर है आपको? ओके, देन उसके बाद आ गया हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जहां पर जो रैंडम वेरिएबल आप देते हो टेक्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, जहां पर जो पॉसिबिलिटी है वो इनफाइनाइट है, अनगिनत है, मेरे को पता ही नहीं है कि कितने हैं, ठीक है। इट इज अ कॉल्ड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एग्जाम्पल, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, किसी के 5% आ गए, किसी के 20% आ गए, किसी के 15 आ गए, सबके अलग अलग आएंगे। वेट, जैसे वेट आपका क्या एग्जैक्टली थोड़ा होता है कि जैसे मेरा वेट 55 kg ही रहेगा, इसके बाद सीधा 56 kg हो जाएगा। मेरा 55 kg 200 ग्राम हो सकता है, 55 kg 400 ग्राम हो सकता है, जहां पर वो चीजें हैं जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, 350 किलो आ जाए, 55 kg 350 ग्राम। तो जहां पर जो पॉसिबिलिटी है वो अनगिनत बन रही है, आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, उसको आप कहते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। हाँ जी, क्लियर? ओके, देन उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल आपने पढ़ लिया, अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, स्टैट्स का काम होता है, जहां पर आप सारे पॉसिबल जो वैल्यूज होती हैं वो आप डिस्क्राइब करते हो एक रैंडम वेरिएबल की, ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक्स की, और इसके क्या है कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या बन रही है कि जो ये एक्स है वो इसी एक रेंज में आएगा। अभी आपको एग्जांपल कराएंगे ना तो आपको समझ आएगा। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जहां पर आप डिस्क्राइब करते हो सारी वैल्यूज को जो आपने रैंडमली सबको दी होती है, ठीक है। किसी को 40 दिया, किसी को 50 दिया, तो 40 50 यहां पर आपने क्यों दिया है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। डन।
एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, और उसके साथ की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी बताई जाएगी कि जो एक्स है वो कितने परसेंट चांसेस थे या फिर किस रेंज में वो आ सकता है। और ये जो रेंज रहेगी आपकी, इसमें आपका एक मिनिमम और मैक्सिमम वाली वैल्यूज रहेंगी, पॉसिबल वैल्यूज रहेंगी। डन। एग्जाम्पल देखिए, नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइव इन अ बैंक एट अ पर्टिकुलर टाइम इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे एक बार में, जैसे एक घंटे में हमारे बैंक की लाइन में या फिर बैंक की शाखा में कितने लोग आए, आप उसको गिन सकते हो ना। 15 लोग आए थे, 20 लोग आए थे, 5 लोग पैसे जमा कराने आए थे, 5 लोग निकलवाने आए थे, 5 लोग अपनी किसी क्वेरी को लेकर आए थे, तो आप नंबर ऑफ कस्टमर्स को गिन सकते हो। तो डेट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डन। The values of the random variable along with its corresponding probability is a discrete probability। जब यहां पर क्या है, आपने जो एक घंटे में 5 लोग आए, 10 लोग आए, 20, इसको आपने जब यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया और इसके होने के चांसेस बता दिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दी, तो उसको कहा जाता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कहा जाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हाँ जी, क्लियर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको लगता है कि अभी ये समझ नहीं आया तो मैं इसको आपको एक अलग तरीके से या फिर नोट्स बनाकर समझाती हूँ। लेट मी चेक। चलिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं आपको लिखवा के समझाती हूँ, सो डैट आपको अच्छे से इजीली समझ आ जाए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हाँ जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज अ टेबल। ये एक टेबल है, फंक्शन है, या फिर आप कह सकते हो कि रूल है, या फिर ये क्या है, आपका रूल है that shows the probabilities associated with each possible value। आप पहले लिख लो, फिर मैं आपको सारा समझाती हूँ। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक रैंडम वेरिएबल है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे रैंडम वेरिएबल का, ये एक टेबल होता है या फंक्शन है या फिर एक रूल है जो कि हमें शो करता है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है आपके हर एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसे कि एक घंटे में 5 लोग आएंगे, एक घंटे में 10 लोग आएंगे, एक घंटे में 20 आएंगे,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड होती है हमारे रैंडम वेरिएबल्स के साथ किसी भी इवेंट के, ठीक है। और ये हमें बताता है, इट टेल्स अस हाउ प्रोबेबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। और ये आप हम कहते हैं कि अलग अलग जो हमारी वैल्यूज है हमारी वेरिएबल की, इसके साथ कैसे प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं आपकी। हाँ जी, और यहाँ पर आप चाहे तो रैंडम वेरिएबल का भी मीनिंग लिख लीजिए। Random variable is a variable रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल है डेट टेक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज डेटरमाइंड बाय द, यहाँ पर आप क्या है न्यूमेरिकल वैल्यूज उनको देते हो जो कि आप डेटरमाइन करते हो, निकालते हो उनके आउटकम से। रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल है डेट टेक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज, और यहाँ पर आप क्या है उसको न्यूमेरिकल अक्षर देते हो। जैसे 1 घंटे को मैंने 5 दे दिया, 10 दे दिया, 20 दे दिया, यहाँ पर आप न्यूमेरिकल वैल्यू उनको देते हो जो कि उनके क्या है आउटकम से निकल कर आती है, उनके रैंडम एक्सपेरिमेंट से निकल कर आती है। जो डिस्क्रीट रैंडम है इसके टाइप से ना दो तरह की हमारी, तो फर्स्ट थी हमारी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और एक थी हमारी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या है टेक्स काउंटेबल वैल्यूज, यहाँ पर क्या है आप काउंटेबल वाली वैल्यूज लेते हैं जिसको आप गिन सकते हो। और क्या है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है टेक्स इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल वैल्यूज विद इन एन इंटरवल। तो इसकी एग्जांपल क्या है आपके लिए, जैसे कि नंबर ऑफ हेड्स का आना 3 बार टॉस करने पर, तो हेड नहीं आएगा, तीनों में टेल्स टेल्स आ जाए तो 0 आ जाएगा। फिर एक में हेड आ जाए, 2 में टेल्स आ जाए, 2 में हेड आ जाए, 1 में टेल्स आ जाए, या फिर तीनों में हेड आ जाए, तो इसकी क्या है इसको हमने क्या रैंडम असाइन की, रैंडम वेरिएबल असाइन की 0 1 2 3। और कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल देख लीजिए, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की हाइट हो गई, टाइम या फिर वेट एक्सेट्रा। हाँ जी क्लियर। बच्चों की हाइट होना, टाइम का, जैसे कि पूरे 12, एक तो नहीं बजते, 12:02 हो गए, 12:10 हो गए, 20 मिनट हो गए, और आपका वेट का होना। तो ये थे आपके रैंडम वेरिएबल के बारे में। हाँ जी, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, मैं इसको दोबारा से फिर से समझा सकती हूँ। देन इसको देख लीजिए, मैं आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँ।
हाँ जी बच्चे, कोई भी डाउट है यहाँ तक पूछिए, उसके बाद आगे करते हैं। हाँ जी डन। चलिए आगे देखिए अब इसके बाद क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल मैं आपको करवाने जा रही हूँ। इसको मैं अपनी मर्जी से लिखवाती हूँ यहाँ से, चाहे स्लाइड से आप मत पढ़िएगा, बस साथ साथ में नोट करते जाना। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन cumulative distribution function of a random variable. चलिए देखिए, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को मैं CDF लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो कहते हैं जो हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, हमारे किसका, रैंडम वेरिएबल का, हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है, x। ये हमें क्या देता है, गिव्स द प्रोबेबिलिटी, gives the probability that x will take a value, x को क्या है, एक वैल्यू मिलेगी, x will take a value less than or equal to a particular number x। लिख लो फिर समझाती हूँ आपको। इट एड्स अप, accumulates, दिखा क्यों नहीं जा रहा है, इट एड्स अप, एड्स अप का मतलब क्यूमुलेट करना, जोड़ना। इट एड्स अप, क्यूमुलेट्स all probabilities or probabilities up to that value। ये सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करता है उस स्पेसिफिक वैल्यू तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, एफ ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू पी एक्स लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है। ये बड़ा वाला एक्स है
और ये आपका छोटा वाला x है। इसका क्या मतलब है देख लीजिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन है। इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल, 5 हो 6 हो कोई भी रैंडम वेरिएबल हो आपका, ठीक है। If x is a random variable, the cumulative distribution function CDF of x tells us the total probability up to and इंक्लूडिंग x। ये x तक की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज उसकी बन रही है वो हमें बताएगा। अगर बाई चांस इसको सॉल्व करके आपका ये CDF वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल 3, इसको सॉल्व करके अगर आंसर आता है 0.8, इसका मतलब क्या है ये हमें शो करेगा। इट मीन्स देयर इज एन 80% चांस that x will be 3 और लेस। ये 80% चांस है कि जो x है वो आपका क्या है 3 या 3 से कम निकल कर आएगा। हाँ जी बच्चे क्लियर। जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है हमारे एक रैंडम वेरिएबल का, ये हमें प्रोबेबिलिटी देता है। ये हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी, जैसे 0.2 0.4 कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल कर देगा। That will take a value less than or equal to the particular number of x। और जो हमारा पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल होता है उस तक या फिर उस तक के कम वाले की वैल्यू देगा, सबको ऐड ऑन करके, ठीक है। सारी प्रोबेबिलिटीज को यहाँ पर हम ऐड ऑन कर देते हैं। ये CDF का आपका फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ये वाली लाइन आपकी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसका फॉर्मूला आ जाएगा और नीचे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझा दी है। हाँ जी क्लियर टू एवरीवन। इसको एक बार लिख लीजिए। तो मैंने अभी आपको समझाया है ये सिर्फ यही इतना समझाया। यहाँ आपको अभी ये प्रॉपर्टीज करवानी है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज देखिए। जो आपका CDF निकल कर आएगा, इसका जो आंसर रहेगा 0 से लेकर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 तक ही तो होती है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आपका 0 से लेकर 1 तक आएगा। जीरो से लेकर क्या है 1 तक के बीच की आएगी, ये इसकी रेंज है, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले कह रहे fx इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है और कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट, और राइट से क्या है कंटिन्यूस रहता है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप क्या है fx जो है ये कभी भी आपका कम नहीं होगा, नेवर डिक्रीजेस, कभी भी आपका डिक्रीज नहीं होगा अगर आप जो x की वैल्यू है इसको इंक्रीज करते हो। ये 0 से लेकर 1 तक का आएगा, ये भी बता दिया आपको मैंने। हाँ जी क्लियर टू एवरीवन। चलिए, तो एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का जो टॉपिक है ये हम हमारी कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने आपको ये टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आपको छोटे छोटे टॉपिक्स आपको सभी समझ आ रहे होंगे। आप इसकी एक बार वीडियो देखिएगा, कोई भी डाउट है यू कैन लीव अ कमेंट हेयर, तो आप वहीं पर अपना एक कमेंट छोड़ दीजिए, जो भी डाउट है आपको वहां पर आप पुट ऑन कर दीजिए, और उसके ऊपर क्या है मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में।
तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।